तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका अंतिम भाग आएगा एग्रीकल्चर वाले सेक्टर का, और हम लोग इसमें जितने भी फैक्ट बचे हैं, यानी आपकी जो क्रांतियां हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में अलग अलग चीज़ों को लेके, चाहे हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति या पीली क्रांति, वो सब चीज़ें देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं, नकदी फसलें क्या होती हैं। वो आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि ये कौन सी नकदी फसल है, कौन सी खाद्यान्न फसल है, और इसके अलावा जो अन्य तथ्य इससे संबंधित आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैं वो आपको आज तैयार कराऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और आपका ये टॉपिक अच्छे खासे तरीके से तैयार हो जाएगा। अब आप लोगों का अपने स्तर पे क्या काम होगा इस वीडियो को लेकर। आपके पास अगर लूसेंट की बुक है या डेटा अपडेट होते हैं, हालांकि मैं जियोग्राफी में जब भारत में जो फसल चक्र वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ाऊंगा या स्टेट वगैरह के बारे में जानकारी दूंगा, तो वहाँ पे ये बताऊंगा कि कौन सा राज्य कितना किस चीज़ का उत्पादन करता है, गेहूँ कहाँ होता है, चावल कहाँ है, सोयाबीन कहाँ है, या दालें किस राज्य में होती है, या कपास वगैरह का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, क्या करता है। ये जो डेटा है आपको, जहाँ पे अगर आपके पास बुक है, अगर कहीं पे मिलता है तो आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ से लूसेंट के स्तर से तैयार कर लेंगे तो आपको बाद में ईजी पड़ेगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वेट करना होगा। ठीक है, तो देखिए अंतिम पार्ट है, और इसके अंदर हम देखेंगे कि भारत में जो पहली चीज़ आती है, सबसे पहले वो लिख लीजिए आप, खाद्यान्न या खाद्य फसल क्या होती है। ठीक है, देखो खाद्यान्न या खाद्य फसल यानी सिंपल सी बात है, जिनको आप क्या करते हो, खाने के डायरेक्ट यूज करते हो, उसके लिए खाद्यान्न खाद्य फसल का यूज किया जाता है, यानी इस टर्मोलॉजी का यूज किया जाता है। इसमें क्या क्या है, चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज इसमें बेसिकली आते हैं। तो ये सबसे के सब खाद्यान्न फसल हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, ज्वार वगैरह, ठीक है, मोटे अनाज, इसके अलावा क्या आएगा आपका, दालें, ये सब के सब अपने आप में क्या होंगे, खाद्यान्न फसल की एग्जाम्पल हो गए। चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें और साथ ही साथ मक्का, ये सब के सब क्या है, अपने आप में खाद्यान्न फसल के एग्जाम्पल है। तो आपसे एक क्वेश्चन तो यहीं से पूछता है कि मतलब अपने आप में कौन सा एक खाद्यान्न फसल है, कौन सी नहीं है। दूसरी, खाद्यान्न या खाद्य फसलों के अलावा एक और फसल आती है जिसको बोलते हैं नकदी फसल या गैर खाद्यान्न फसल। इसको आप डायरेक्टली अपने भोजन के रूप में नहीं लेते हैं। ठीक है, गैर खाद्यान्न या इसी को बोलते हैं ब्रैकेट में नकदी फसल लिख देना आप लोग। ठीक है, नकदी फसल, ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं दिखती हैं कि कौन सी एक नकदी फसल है, कौन सी खाद्यान्न फसल है। इसके तहत आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए नकदी फसल के अंदर कौन कौन सी आते हैं, आपको सीधे सीधे याद रखना है। एक तो आएगी अपने आप में तिलहन, यानी तिलहन से संबंधित चीज़ें, तो ऑयल वगैरह बनाते हैं। तो अब आप भोजन के रूप में तो तेल लेंगे नहीं। अब तिलहन भी किस किस मतलब तिलहन के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे आप में सरसों आ सकता है, मूंगफली आ सकती है, ये सब के सब क्या हैं, तिलहन के एग्जाम्पल। जैसे सरसों हो गया या मूंगफली है, ये अपने आप में तिलहन है, और तिलहन के अंदर क्या है, अपने आप में नकदी फसल के एग्जाम्पल है। तो सरसों और मूंगफली क्या होगी, नकदी फसल के एग्जाम्पल हो गए। इसी के साथ साथ कुछ रेशेदार होते हैं, यानी फाइबर वगैरह जिसमें पाया जाता है। तो रेशेदार में कौन कौन से होंगे, रेशेदार, ये भी कपास है, जैसे जूट है, कपास हो गया और जूट, ये भी अपने आप में क्या हो गया, एक प्रकार की नकदी फसल का एग्जाम्पल हो गया। आप कपास तो खाएंगे नहीं, आप जूट अपने भोजन के रूप में तो लेंगे नहीं, तो ये सब के सब क्या होते हैं, नकदी फसल के एग्जाम्पल के अंदर आती हैं। और एक तीसरा कैटेगरी होती है बागानी फसल या बागबानी, जिसके अंदर होती है। ठीक है, तो देखो तीसरा बागानी, इसके अंदर आपका क्या क्या आएगा, ये सब के सब, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ वगैरह आता है, वो सब के सब किसके अंदर आता है, आपका बागानी या बागबानी फसलें जो होती हैं वो इसके अंदर आती हैं। चाय, कॉफ़ी और रबड़ लिख लीजिए आप। ठीक, चाय, कॉफ़ी और रबड़। अब ये जो है ना, ये भूगोल का पार्ट है कि मतलब तिलहन के अंदर रेशेदार फसल, इनके लिए क्या कंडीशन वगैरह होती है, वो सब जलवायु जब पढ़ते हैं, मृदा पढ़ते हैं, वनस्पति पढ़ते हैं, इस सब चीज़ को कंबाइन करके ये तय किया जाता है कि कहाँ पे कौन सी फसल वगैरह होती है। वो मैं आपको भारत के भूगोल के अंदर समझा दूंगा। ठीक है, तो तिलहन, रेशेदार, बागानी फसलें क्या क्या होती हैं, और इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ये अपने आप में नकदी फसल के एग्जाम्पल है। तो याद रखना, सरसों, मूंगफली, कपास, जूट,
चाय, कॉफ़ी और रबड़, ये क्या है, सबके सब अपने आप में नकदी फसल के एग्जाम्पल है। कुछ अन्य भी हो सकते हैं, जैसे तंबाकू लिख लीजिए आप, अन्य के अंदर तंबाकू। तंबाकू की खेती आपका खाद्यान्न के लिए नहीं होती, ठीक है, गैर खाद्यान्न नकदी फसल है। इसके अलावा तंबाकू के अलावा क्या क्या हो सकता है अपने आप में, गन्ना हो सकता है, या आलू वगैरह भी इसी के अंदर आते हैं। तो एक गन्ना लिख लीजिए आप, आलू कर दीजिए। ये सब के सब क्या हैं अपने आप में गैर खाद्यान्न या नकदी फसल। तो सिंपल सी बात है, अब आपके आयोग के द्वारा जो यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है वो यही पूछा जाता है कि कौन सी एक नकदी फसल का एग्जाम्पल है या कौन सी अपने आप में खाद्यान्न फसल का एग्जाम्पल है। इन चीज़ों को ध्यान रखना, और इससे बाहर से अगर कोई चीज़ आती है तो ये याद रखना आप लोग कि हम लोग किसको डायरेक्ट भोजन के रूप में लेते हैं। दालें लेते हैं, मक्का वगैरह, मक्के की रोटी वगैरह खाई होगी आपने, चावल है, गेहूं की चीज़ें, मोटे अनाज हो गया, ये सब के सब आप खाने के रूप में यूज करते हैं। जबकि गैर खाद्यान्न के अंदर या नकदी फसल के एग्जाम्पल के अंदर ये आती है। एक क्वेश्चन यहाँ से आने की बहुत ज़्यादा क्या रहती है, संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। अब दूसरा हेडिंग डालना है आपको, भारत में जोत का आकार। जोत मतलब जैसे जो खेत होते हैं, खेतों का आकार होता है, मतलब कितना होगा। तो किसके अंदर आप सीमांत जोत रखेंगे, किसके अंदर लघु जोत रखेंगे, किसे मध्यम जोत रखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला हेडिंग आपको डालना है, भारत में कृषि जोत के आकार, ठीक है। भारत में कृषि जोत के आकार, भारत में कृषि जोत के आकार, यानी जो कृषि होती है, यानी खेत होते हैं, वो जो खेत का साइज है जिस पे हल वगैरह चलते हैं, तो जोत कितना होगा, उसका आकार क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज किया गया हमारा। तो ये 5 प्रकार से इसको हमने क्या कर रखा है, बांटा हुआ है, ठीक है। पहला जो आता है, बहुत बार पेपर में देखा भी जा चुका होगा, आप लोग देखना, सीमांत जोत जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमांत जोत, सीमांत जोत। इसके अलावा जो सेकंड आता है वो आता है लघु जोत। क्या लिखोगे, लघु जोत, ये ठीक है, लघु लिखोगे। थर्ड आता है सीमांत, लघु के बाद लघु मध्यम, फिर आता है मध्यम, ठीक है, लघु मध्यम, लघु मध्यम, फिर आता है अपने आप में मध्यम यानी मिडिल टाइप का, ठीक है, और फिर आता है बड़े जोत। देखिए, अब जो खेती का जो होता है अपने आप में, मतलब जो साइज होता है कि जो खेतों का, जिस भी फील्ड में फार्मर काम कर रहे हैं, वो उसके जोत का साइज कितना है, कितनी उसके पास भूमि है, उसके हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सीमांत जोत के अंदर किन किसानों को रखा जाता है, 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से अधिक, इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं। तो ध्यान रखना, सीमांत जोत के अंदर आपका ऐसा जोत आएगा जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिसके पास होगी उसको सीमांत जोत बोलते हैं, और ऐसे किसान जो 1 हेक्टेयर से कम जोत के मालिक हैं उनको बोलते हैं सीमांत किसान। आपने नाम सुना होगा सीमांत किसानों के लिए, इन किसानों के लिए। तो ये याद रखना, सीमांत जोत के अंदर नीचे लिख लीजिए 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिसके पास होती है, 1 हेक्टेयर से कम, ठीक है, इसके अंदर आएगा सीमांत जोत। सेकंड आता है अपने आप में लघु जोत। लघु जोत के अंदर आता है 1 से 2 हेक्टेयर, इसको लिख लीजिए 1 से 2 हेक्टेयर, ठीक है। इसके बाद आता है लघु मध्यम। लघु मध्यम के अंदर आएगा आपका 2 से 4 हेक्टेयर के बीच की जिसके पास जमीन होगी, ठीक है, यानी भूमि जिसके पास होगी 2 से 4 हेक्टेयर की। मध्यम के अंदर अपने आप में आता है 5 से 10, मतलब 4 से 10 तक, ठीक है। इससे आगे जो होगा वो सब के सब अपने आप में किसके अंदर आएगा, मध्यम जोत के अंदर, यानी 4 से 10 हेक्टेयर कर दीजिए, 4 से ज़्यादा और 10 हेक्टेयर से कम। और बड़े किसान कौन होते हैं, जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की क्या होती है, 10 हेक्टेयर प्लस कर दो इसको। तो आप लोग सीधे सीधे यहाँ पे समझ जाना कि ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही पूछा जाता है, क्योंकि पूरा फैक्ट बेस्ड टॉपिक है हमारा ये। सीमांत जोत के अंदर किसको रखोगे, लघु के अंदर, लघु मध्यम के अंदर, मध्यम के अंदर, और बड़े हेक्टेयर के, बड़े जोत के अंदर आप किसको रखोगे। भारत में इस प्रकार से इसको कैटेगराइज किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको, भारत में कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियाँ, और उसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, भारत में कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियां, ठीक है। ये सब जीएस आप लोग कहते हैं ना, जीएस वगैरह, ये सब देख लेना आप, ठीक है। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे नाम लिखोगे आप क्रांति, और यहाँ उसका संबंध लिखोगे, आखिर वो किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है, उसका संबंध किस चीज़ से है। दूसरी बात, आज न्यूज़पेपर वगैरह की कटिंग में बहुत से लोगों ने देखा होगा
कि 80 मार्क्स का पेपर होगा, कम करेगा आयोग, ऑनलाइन कराने की कोशिश करेगा। देखिए अभी स्टेटमेंट है, जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता तो हमारा इसमें रिएक्ट करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, ठीक है। अभी कुछ दिनों में चीज़ें साफ हो जाएंगी, क्या कोरोना के केसेस कम होंगे या हालात नॉर्मल होंगे या कितने जल्दी उसको एग्ज़ाम कराना है या क्या उसकी व्यवस्था रहती है। अब ये इनिशियल स्टेज पे है, अभी बहुत ज़्यादा अप्रूवल गवर्नमेंट से लेना होता है, तो थोड़ा सा उसमें जल्दबाजी मत करना रिएक्ट करने में। ऐसा मत सोचना कि हो ही गया, ठीक है। होने से पहले आपको संवाद के माध्यम से, क्योंकि अखबार के माध्यम से समाचार मिलना वो अलग चीज़ है, प्रॉपर संवाद के माध्यम से प्रॉपर आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट में उस चीज़ को मेंशन करना वो अलग चीज़ है। तो जल्दबाजी में रिएक्ट मत करना, ठीक है, कि हाँ हो ही गया, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। अभी जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती और वो आयोग अपनी वेबसाइट में किसी संवाद के माध्यम से आपको बता देगा, ठीक है। तो मैं अब मुझे कोई नॉलेज होगी तो मैं उसको बता दूंगा। देखिए क्रांति और उसका संबंध किस चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली क्रांति है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको आप लोग कहते हैं, और हरित क्रांति का संबंध आप लोग जानते हैं खाद्यान्न उत्पादन से है। यानी खाद्यान्न उत्पादन में अच्छे से आपको हरित क्रांति समझा चुका हूँ, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, गेहूँ, चावल, दालें वगैरह, ठीक है। खाद्यान्न से इसका संबंध है कि इस चीज़ का हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, पहली चीज़। दूसरा, अब इसको पता है भारत में कब से शुरू हुई, स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसके अलावा विश्व में कब से शुरू हुई सब आप लोग जानते हैं, ठीक है। सेकंड आता है अपने आप में हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति, इसको ध्यान रखना, ऑपरेशन फ्लड इसको कहा जाता है, और ये है अपने आप में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। किसको, दुग्ध उत्पादन, ठीक है, किस चीज से संबंधित है, दूध वगैरह के उत्पादन से संबंधित है अपने आप में श्वेत क्रांति। नेक्स्ट अपने आप में आता है पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन, और इसका संबंध है अपने आप में तिलहन उत्पादन। यानी तिलहन का मतलब ऑयल से संबंधित चीजें हैं, ठीक है। ऑयल का मतलब सरसों भी हो सकता है या मूंगफली से जो तेल मिलता है, टोटल मिला के तिलहन उत्पादन जिससे आपको ऑयल मिलता है। तो ये पीली क्रांति का संबंध पूछता है, तो ध्यान रखना खाद्य तेल और तिलहन जिसको कह सकते हैं, तिलहन लिख लीजिए, तिलहन उत्पादन से ब्रैकेट में खाद्य तेल लिख लीजिए, खाद्य तेल, ठीक है। नहीं तो ऑयल तो कई प्रकार के होते हैं, पेट्रोलियम वगैरह, डीजल, तो ये खाद्य तेल से है, और इसमें हो सकता है सरसों ही ऑप्शन दे, कुछ भी दे, तो आप समझ जाना कि वो किसी से है। नेक्स्ट आता है आपका नीली क्रांति, यानी जो ब्लू रेवोल्यूशन है, इसका संबंध है मत्स्य उत्पादन, यानी मछली के उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से इसका संबंध है, ठीक है, नीली क्रांति। नेक्स्ट अपने आप में आता है अपने आप में कौन सा, काली क्रांति और गुलाबी क्रांति। पहले लिख लीजिए आप गुलाबी क्रांति। गुलाबी किससे संबंधित है, पिंक रेवोल्यूशन, ये है अपने आप में एक तो प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देने, साथ ही साथ झींगा मछली होती है, एक मछली होती है झींगा, और उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इस क्रांति को चलाया। अब ये मत सोचना सर इसमें क्या क्रांति, जैसे हरित क्रांति के लिए कई चीजें लाए थे, उर्वरक हो गया या उन्नत किस्म के बीज वगैरह या उसकी पूरी व्यवस्था, तो ओवरऑल उसको हरित क्रांति नाम दिया। उसी प्रकार से इन चीजों के अंदर भी अलग अलग प्रकार की चीजें की गई थी, वो जानना ही नहीं है तुम लोगों ने। तो गुलाबी क्रांति का संबंध सीधे सीधे किससे है, प्याज उत्पादन प्लस झींगा मछली से, ठीक है। तो इसको लिख लो, प्याज प्लस झींगा मछली होती है एक मछली की कैटेगरी से इसका संबंध है, किस चीज का, गुलाबी क्रांति का। नेक्स्ट अपने आप में आता है आपका काली क्रांति, जो कि पेट्रोलियम से संबंधित है, यानी ब्लैक रेवोल्यूशन जो है, पेट्रोलियम सुना होगा आपने, पेट्रोलियम वगैरह उससे संबंधित है, यानी पेट्रोलियम या खनिज तेल जिसको कहते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम प्लस खनिज तेल, खनिज तेल से क्या है इसका संबंध है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना, काली क्रांति। नेक्स्ट आता है आपका धूसर क्रांति, जिसको ग्रे रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, यहां लिख रहा हूं हरित की जगह, ठीक है। धूसर क्रांति यानी ग्रे बोलते हैं इसको इंग्लिश में, धूसर क्रांति। जो धूसर क्रांति है उसका संबंध अपने आप में उर्वरक, यानी जो फर्टिलाइजर होते हैं उसको डेवलप करने के लिए इसका यूज किया गया है, ठीक है। तो ये उर्वरक से उत्पादन से है, किसका, धूसर यानी ग्रे रेवोल्यूशन का। नेक्स्ट आता है आपका रजत यानी सिल्वर क्रांति का संबंध है अंडा प्लस मुर्गी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, रजत लिख लीजिए आप, सिल्वर, ठीक है। और इसका संबंध अपने आप में है अंडा या मुर्गी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, तो इधर लिख लीजिए आप अंडा प्लस मुर्गी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसका है, रजत क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट आता है सुनहरी क्रांति, जिसको बागवानी उत्पादन से संबंधित है, सुनहरी लिख लीजिए आप, सुनहरी, इसका संबंध किससे है, बागवानी उत्पादन से, ठीक है।
बागवानी हो गया, सुनहरी क्रांति का संबंध। और अंतिम जो आता है वो आता है इंद्रधनुषी क्रांति और गोल क्रांति। इंद्रधनुषी क्या है, इन सब का मिक्सचर है, जो ये अपने आप में दिख रहे हैं ना, गुलाबी काली वगैरह, इन सब का मिक्सचर है। तो इंद्रधनुष में मल्टी कलर होते हैं, तो उसी प्रकार से इंद्रधनुषी रेनबो, ठीक है, तो इसीलिए इसको इंद्रधनुष नाम दिया गया है। तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है धनुषी, ठीक है, ये सब का मिक्सचर है, तो इसमें लिख दो मिक्सचर। ये मिक्सचर है अपने आप में इंद्रधनुषी, जिसमें कुछ ये जैसे रजत भी आ सकता है, धूसर आ सकता है, गुलाबी वगैरह, 4-5 पीली क्रांति वगैरह, उन सबको मिला के इंद्रधनुषी क्रांति का नाम दिया गया है। और दो और आते हैं, गोल क्रांति है जिसका संबंध अपने आप में आलू के उत्पादन से, और एक आता है सदाबहार क्रांति जिसमें मिट्टी को उन्नत करना या किसानों को लोन वगैरह देना उससे। तो एक गोल लिख लीजिए आप, गोल क्रांति, इसका संबंध किससे है, आलू उत्पादन से, ठीक है। और लास्ट आता है आपका सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति, जो सदाबहार क्रांति है वो अपने आप में किस चीज़ से है, मिट्टी को उन्नत करना, किसानों को लोन देना, कृषि में शोध करना, इससे। तो देखो कई है मल्टी चीज़ें इसमें, मिट्टी को उन्नत करना यानी बेटर बनाना उसको, ठीक है, कृषि पे शोध करना, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या करना है, अपने आप में शोध वगैरह करना, रिसर्च वगैरह करना। और साथ ही साथ किस चीज़ से होगा इसका संबंध, ये जो किसानों के लोन देने से संबंधित होगा। तो किसान लोन भी लिख लीजिए, किसान लोन। तो इतनी जो रेगुलेशन है वो अपने आप में काफ़ी हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ के यहाँ पे कोई फायदा नहीं है वनडे एग्जाम में, तो आप लोग ये मान के चलना इससे काम बन जाएगा। आप लोग इसका लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी करना है वो कर लीजिए। अब लिख लीजिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कुछ फैक्ट मैं आपको कराऊंगा एग्री से जो संबंधित हैं, यानी एग्रीकल्चर से संबंधित। तो आपका ये टॉपिक पूरा तैयार हो जाएगा, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लूसेंट में अगर कुछ दिखता है आपको उसमें ऐड कर देना, ठीक है। तो फैक्ट के अंदर क्या क्या लिखना है आपको, देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला फैक्ट आप लोग लिखेंगे, भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली किसको कहा जाता है। तो लिखो भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की जन्मस्थली, कहाँ उसको जन्मस्थली मानी जाती है, हरित क्रांति की जन्मस्थली ये मानी जाती है अपने आप में पंतनगर यूनिवर्सिटी को, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है। तो इसका आंसर होगा पंतनगर विश्वविद्यालय, यानी पंतनगर को इसको क्या माना जाता है, हरित क्रांति की जन्मस्थली माना जाता है। एक पॉइंट तो ये याद रखना। दूसरा आपको फैक्ट याद रखना कि हरित क्रांति से किन राज्यों को लाभ हुआ। तो लिखो हरित क्रांति से किन राज्यों को लाभ हुआ, हरित क्रांति से किन राज्यों को लाभ हुआ, पूरा लिखना, हरित क्रांति से किन राज्यों को लाभ हुआ। एक तो लिख लीजिए आप पंजाब, ये मैंने समझाया था क्यों हुआ था ऐसा, ठीक है। सेकंड लिख लीजिए हरियाणा, और थर्ड लिख लीजिए वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी यानी वेस्टर्न यूपी जिसको आप लोग कहते हैं, उसको इससे लाभ हुआ, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिख लिया भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से शुरू हुआ, और उसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी मिशन, खाद्य सुरक्षा मिशन, भारत में खाद्य सुरक्षा। अब जो मैंने पढ़ाया था 2013 का वो एक्ट था, ठीक है, अधिनियम, ये तो मिशन है, दोनों डिफरेंस है दोनों का। इसका आंसर होगा 2007-8 में ये शुरू हुआ था, तो वो अलग चीज़ है। जो एक्ट है वो तो अधिनियम बनाया था, संसद ने कानून बनाया था, वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 2007-8 से भारत में खाद्य सुरक्षा मिशन की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। ये इंपॉर्टेंट कर देना। नेक्स्ट लिखो आपने, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, आपको सबको पता है पंतनगर यूनिवर्सिटी। भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय, भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय, ये कौन सी होगी, गोविंद बल्लभ पंत पंतनगर यूनिवर्सिटी, ठीक है, पंतनगर विश्वविद्यालय लिख लीजिए। बाकी आप लोग उत्तराखंड वाले पोर्शन में इसको जानते ही हैं, कब इसकी स्थापना वगैरह हुई थी। और एक नेक्स्ट लिख लीजिए, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये अपने आप में मैसूर में, कहाँ है, मैसूर में है। इसको आप लोग ध्यान रखना और इसको इंपोर्टेंट भी कर देना। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, पूछता है, मैसूर में। तो इससे आगे का फैक्ट देखना। आपको लिखना है नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, ठीक है, पूरा लिखना है, नेशनल
एकेडमी फॉर नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, रिसर्च मैनेजमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। इसको भी इंपोर्टेंट कर देना। ये कहाँ पे है अपने आप में? ये है अपने आप में हैदराबाद में, ठीक है। ये याद रखना आप लोग, हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है। तो नेशनल एकेडमी फॉर या नेशनल एकेडमी ऑफ जो भी लिखोगे, एकेडमी ऑफ भी हो सकता है, एकेडमी फॉर भी हो सकता है, ठीक है। ऑफ कर दो इसको। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट किस जगह पे है? ये हैदराबाद में है। इस संस्थान का भी याद रखना। और इसी के साथ एक अन्य मैं आपको बताता हूं, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान एवं चारा अनुसंधान, ये अपने आप में है झांसी, झारखंड में, ठीक है। ये कहाँ है अपने आप पे? यूपी, मतलब झांसी यूपी में है, ठीक है। ये झांसी याद रखना आपको, एमपी और यूपी की बाउंड्री पे पड़ता है। तो ये झांसी में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान किस जगह पे है पूछता है, तो झांसी में है। नेक्स्ट आता है आपका, भारत में कृषि पर आयकर कौन लगाता है? मतलब कौन सी बॉडी है जो कृषि पर आयकर लगाती है? वो है राज्य सरकारों को इसका अधिकार दिया गया है। यानी समवर्ती सूची के एक पॉइंट पे इसको मेंशन कर रखा है, तो राज्य सरकार इस पे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला लिखो, भारत में कृषि पर आयकर, भारत में कृषि पर आयकर ये कौन लगाता है? राज्य लगाते हैं, यानी राज्य सरकारों के पास इसका अधिकार दिया गया है। एक लास्ट लिखना आपने, भारतीय सब्जी शोध अनुसंधान संस्थान का, यानी भारतीय सब्जी शोध अनुसंधान, यानी जो सब्जियां वगैरह होती हैं उस पर शोध होता है, ठीक है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान लिख दीजिए, वाराणसी में ही, वाराणसी में अपने आप में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में। नेक्स्ट लिखना है, उसको इंपोर्टेंट कर देना, भारत में फसल योजना की शुरुआत कब से मानी जाती है? उसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। भारत में फसल बीमा की शुरुआत कब से मानी जाती है? इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत, और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत, बीमा योजना की शुरुआत मानी जाती है 1985, और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना, ठीक है। 1985 में भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत मानी जाती है। और इसी के क्रम में भारत में एक अन्य फसल योजना मतलब लागू की गई थी, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, और वो हुई थी 1999-2000 में। तो लिखो राष्ट्रीय, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, बीमा योजना, इसकी शुरुआत मानी जाती है 1999 से 2000, 1999-2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब से शुरू हुआ था? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है, ये पहले से चली आ रही है। इसको लिखो, काम के बदले अनाज, यानी काम करो उसका बदले अनाज मिलेगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1977 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसको भी आप लोग इंपोर्टेंट करना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट लिखना है, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किस चीज से है? विशेष कृषि उपज योजना का संबंध, विशेष कृषि उपज योजना, उपज योजना का संबंध, इसका संबंध क्या है? जैसे जो एग्रीकल्चर में जो निर्यात करना है उसको हाइक करना है, ठीक है, उसको बढ़ाना है। यानी कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना की शुरुआत की थी, यानी कृषि पदार्थों के निर्यात में वृद्धि से, ठीक है। तो लिखो कृषि निर्यात में वृद्धि से संबंधित, यानी कृषि निर्यात जो हम दूसरी जगह भेजेंगे उसको बढ़ाने से, कृषि निर्यात को मैंने एरो ऊपर कर दिया, कृषि निर्यात को बढ़ाने से संबंधित है विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है, लघु कृषक विकास योजना कब से शुरू हुई थी?
जो छोटे कृषक होते हैं उनके लिए विकास योजना, लघु कृषक विकास योजना, इसकी जो शुरुआत मानी जाती है 1971 से इसकी क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। और लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं आपको लिखाऊंगा। एक तो लिखना, जैसे मैंने आपको कहा था ना लास्ट वीडियो में, 2-3 वीडियो पहले मैंने आपको कहा था, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है जो किसानों को गारंटी देता है कि आपका उपज सरकार खरीदेगी, कोई नहीं भी खरीदेगा। तो इसी क्रम में गन्ने के लिए एक अलग रेट तय होता है। मैंने कहा था गन्ने के लिए जो शुरू होता है उसके लिए होता है उचित एवं लाभप्रद कीमत। तो उसका निर्धारण कौन करता है, उसको अनुमोदित कौन करता है, ठीक है। तो लिखो गन्ने के लिए, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत में उचित एवं लाभप्रद कीमत का निर्धारण किया जाता है। तो गन्ने के लिए उचित यानी फेयर एवं लाभप्रद, प्रॉफिटेबल, ठीक है, लाभप्रद कीमत का निर्धारण कौन करता है, ये देखना है। गन्ने के लिए उचित एवं लाभप्रद कीमत का निर्धारण किस, मतलब लाभप्रद कीमत को अनुमोदित कौन करता है, अप्रूवल कौन देता है, ठीक है, को अनुमोदित करता है, को अनुमोदन ऐसे लिख दो। ये करता है अपने आप में एक आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होती है, यानी जो इकोनॉमिकल चीजें होती हैं उसके संबंधित कैबिनेट की कमेटी होती है, वो इसको तय करता है। इसको कृषि लागत एवं मूल्य आयोग मत करना है, ठीक है। तो लिखो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि के विपणन हेतु जो सबसे ऊपर की संस्था है उसका नाम लिखो, क्योंकि कृषि विपणन से टॉपिक सिलेबस में दिया है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो ठीक है। तो लिखो राष्ट्रीय स्तर पर, तो ऐसे लिखना, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्षस्थ संगठन कौन सा है, कृषि सहकारिताओं का सर्वश्रेष्ठ विपणन संगठन। मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या है। मतलब ये जो है, जैसे कि एग्रीकल्चर से संबंधित वो बनी होती हैं सहकारी समिति, कोऑपरेटिव कमिटीज़ बनी होती हैं जो एग्रीकल्चर को क्या करते हैं, मतलब कृषि प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती हैं। उनमें सबसे बड़ी, सबसे ऊपर की इनकी जो संस्था है जो इनको देखती है वो अपने आप में कौन सी है, नेफेड इसको बोलते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए नेफेड, अभी बताता हूँ क्या है, नेफेड लिख देना है, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख लो NAFED, नेफेड, ठीक है। और जो ये नेफेड बना था ये अपने आप में बना था 2 अक्टूबर 1958 को, ये भी याद रखना आप लोग। 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। ये कुछ नहीं, ये कल संगठन में आपको बता रहा था उसी के पार्ट है ये। इसका नाम है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है, ठीक है। इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, विपणन मतलब मार्केटिंग, ठीक है, संघ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, सहकारी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर नेशनल। तो इसी को नेशनल एग्रीकल्चर क्या होता है अपने आप, फेडरेशन ऑफ जो भी है इसी से संबंधित है, ठीक है। तो ये नेफेड हो गया, ये 2 अक्टूबर 1958 को बना था। और ये क्या करता है, कृषि से संबंधित जो विपणन होता है, मार्केटिंग होती है उसकी, उससे संबंधित सबसे ऊपर का संस्थान कौन सा है, नेफेड है, ठीक है। ये था आपका एग्रीकल्चर से संबंधित टॉपिक जो आज आपका एंड हो गया, क्योंकि इसमें 4 वीडियो संभवतः आ चुकी है हमारी। तो आपका काम क्या है अपने स्तर पे देखना, ल्यूसेंट की बुक पकड़ना, उसमें अगर आपको कहीं दिया होगा जैसे कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, चाय बोर्ड कहाँ है, एक डब्बे में कहीं बना के दिए होंगे, वो आप लोग नोट कर लेना। साथ ही साथ ये चेक कर लेना कि भारत में कौन सा राज्य किस चीज़ के उत्पादन में सबसे आगे है। उसमें मेन मैं आपको बता देता हूँ, रबर लिख लेना, नारियल कर लेना, कपास कर लेना, गेहूँ और चावल कर लेना, दालें कर लेना, सोयाबीन कर लेना, मूंगफली कर लेना, ये सब चीज़ें, काजू कर लेना। ये सब चीज़ें क्या है, मेन हो गया। जैसे टोबैको तंबाकू है, गन्ना है, इनमें सबसे ऊपर कौन से राज्य हैं इसके उत्पादन में, वो डेटा आपको लिख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन फैक्ट इसी प्रकार से यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके समझ आया होगा।
कल की जो आपकी क्लास है, हो सकता है कि आपको भारत के भूगोल की डेमो वीडियो कल देखने को मिले, और उसके बाद कल और परसों 2 दिन हो सकता है कि डेमो वीडियो आपको भूगोल की देखने को मिले। संडे को हम लोग लाइव क्विज करेंगे 4 बजे, और इस बार का जो लाइव क्विज का आपका टॉपिक होगा वो जीएस से संबंधित होगा। और जो सामान्य ज्ञान से मैं आपको टॉपिक जो आपको कवर करना है वो कौन सा पोर्शन करना है, एक तो भारत के गवर्नर जनरल पूरे तैयार कर लेना, जो आप लोगों को मैंने लूसेंट वॉइस मैसेज के माध्यम से दी हैं। साथ ही साथ आपको इंडियन पॉलिटी मैंने जितना करा रखा है वो आप लोग कंप्लीट करना, और इंडियन इकोनॉमी की अब तक की सारी क्लासेस को कंप्लीट कर लेना। तो इससे हमारा संडे को लाइव क्विज रहेगा। उम्मीद करूंगा कि आप उसमें आएंगे। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। ध्यान रखिए। थैंक यू।